हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके लिए फिर से कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 13 लेके आया हूँ। इससे पहले हमारे द्वारा 12 भाग यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो ये वीडियो है ये है पशुधन प्रसार अधिकारी, कृषि अधिकारी एवं उत्तराखंड फॉरेस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आज हम ये वीडियो का पैटर्न चेंज करके लाए हैं आपके सामने। ये वन लाइनर क्वेश्चन के उस पर लाए हैं क्योंकि इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि डगनेला रोग कैसे होता है। तो ये होता है भोजन में सेलेनियम की अधिकता से ये होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो जानवर होते हैं उसके जो पाचन में दिक्कतें आने लग जाती है। तो इसी को ही क्या बोला गया है, डगनेला रोग कहा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा कि गेहूं में कौन सा अमीनो अम्ल सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर क्या है, इसका जो आंसर है क्या है, लाइसिन है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि चावल में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो चावल में पाया जाता है क्या, ल्यूसीन, ठीक है। और मक्के में ल्यूसीन भी पाया जाता है और ट्रिप्टोफेन भी पाया जाता है। तो आप साथ साथ ही ये की पॉइंट भी नोट करते रहें। तो आज का हमारा तीसरा सवाल है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है इलायची को। तो आपको मैं साथ में बता दूं कि फलों की रानी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लीची को, ठीक है ना। और दालों की रानी मटर को, ठीक है। इसे भी आप साथ में नोट करें। तो बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है आज का कि लौकी का फल प्रकार मतलब फ्रूट टाइप कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, फ्रूट टाइप। तो फ्रूट टाइप कौन सा है उसका, पीपो, ठीक है। क्या है, पीपो फ्रूट टाइप है, ठीक है। और अब पूछ लिया खीरे का, तो खीरे का भी क्या है, पीपो ही है। अब पूछा जा सकता है इसका कि इसका खाने वाला भाग कौन सा है। तो इसका खाने वाला भाग जो है वो क्या है, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। क्या क्या है, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। इससे पहले की वीडियो में मैंने कभी काफ़ी बार पूछा है कि लौकी का बॉटनिकल नेम क्या है। तो उसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, लेजनेरिया सिसेरेरिया। क्या है, लेजनेरिया सिसेरेरिया। एग्जाम में पूछा गया बॉटनिकल नेम से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप इसे ध्यान रखें, इसे ना छोड़ें। इन सभी जितने भी आपको लगता है उनको आप पढ़ते रहें। तो आज का पांचवा सवाल है हमारा कि 1 किग्रा गोबर से लगभग कितने घन फुट गैस तैयार हो सकता है कि, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या है, 1.4 घन फुट, ठीक है। तो पांचवा सवाल है आज का कि भारतीय संसद ने बीज अधिनियम कब पास किया। एक तो है कि राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय बीज निगम है वो 1963 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। कब हुई है, 1963 में, ठीक है। तो आप जो छोटी छोटी की पॉइंट में आपको दे रहा हूँ उनको पीछे से ध्यान रखें आप कि कब हुई थी राष्ट्रीय बीज निगम की, 1963 में, ठीक है। जो राइट आंसर क्या है, 1966 में। तो सातवां क्वेश्चन हमारा कि दीमक किस गण का सदस्य, किस ऑर्डर का है। तो उसका राइट आंसर क्या है, आइसोपटेरा या आइसोपेट्रा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के आठवें सवाल की तरफ कि सवाल है आज का कि पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट बीमारी किस फसल की है। तो किसकी है ये, आलू की। तो जो जो लेट ब्लाइट है, जो ब्लाइट है ये फंगस से होता है, ठीक है। किससे होता है, फंगस। जो आलू का लेट ब्लाइट है इसका जो फंगस है वो कौन सा है, फाइटोफथोरा इन्फेंटांस। क्या है, फाइटोपथोरा इन्फेंट इन्फेंटांस। इसे भी आप साथ में नोट करते रहें, है फाइटोफथोरा इन्फेंटांस। और तो आलू में अर्ली ब्लाइट भी होता है। तो अर्ली ब्लाइट का कौन सा है, सोले अल्टरनेरिया सोलेनेरिया सोलेनिया। क्या है, अल्टरनेरिया अल्टरनेरिया क्या, सोलेनी, ठीक है। इसी के साथ में नोट करो कि जो लेट ब्लाइट है वो किससे होता है, फाइटोपथोरा इन्फेंटांस। और जो अर्ली ब्लाइट है वो किससे होता है, अल्टरनेरिया सोलेनी, ठीक है। और इस सबसे बड़ी बात है, इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। किसको, आलू को क्या बोला जाता है, सब्जियों का राजा, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, सब्जियों का राजा। इसे आप साथ में नोट करें। तो आज का हमारा नवा सवाल है कि कंपोस्ट में गड्ढे की गहराई कितनी होती है। तो आपके घरों में देखा होगा आपने, जो गाँव से बिलोंग करता है, कि गाँव में सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी कि इस प्रकार के गोबर गोबर को रखने के गड्ढे बनाए जाते थे। तो पूछा जा रहा है इसकी गहराई कितनी होती है, 1.2 मीटर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ कि सामान्य मृदा में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। तो कितना होता है सामान्य मृदा में 0.05%। इससे पहले मैंने पूछा था कि यूरिया में नाइट्रोजन परसेंट कितना है। तो कितना है वो आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है, तो आप कमेंट करिए। तो आपका 11 सवाल है हमारा आज का कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है।
तो 12वां सवाल है आज का हमारा कि जो बोरो धान की खेत में बुआई कब की जाती है। जो बोरो धान है उसकी खेत में बुआई कब की जाती है, तो कब की जाती है, दिसंबर में। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑटम की कब की जाती है या अमन की कब की जाती है। जो ऑटम जो धान है ऑटम की कब की जाती है, इसे साथ में नोट कर लें आप। जो ऑटम धान है उसको बोया जाता है कब, अप्रैल में। ठीक है, कब बोया जाता है, अप्रैल में। और जो अमन है उसे कब बोया जाता है, जुलाई में। ठीक है ना, इसे साथ में याद रखें आप कि धान की जो 3 किस्में बताई गई हैं, ओस ऑटम एक ही हुआ, ऑटम, अमन और बोरो। ठीक है, तो ये सबसे लेट में बोया जाता है कौन सा, बोरो धान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज 13 सवाल आज का कि पूसा डिलीशियस किसकी किस्म है, तो किसी किस्म है, पपीता की। तो पूछा जा सकता है कि पपीता का फ्रूट टाइप क्या है, तो उसका फ्रूट टाइप क्या है, बेरी। ठीक है, बेरी इसका फ्रूट टाइप है। और उसका खाने वाला भाग कौन सा है, मीजोकार्प। आपने देखा बीज का खाता है ना उसमें, वो क्या है, मीजोकार्प। और सबसे बड़ी बात है कि जो पपीता है उसका जो बॉटनिकल नेम क्या है, तो उसका बॉटनिकल नेम है कैरिका पपाया। क्या है, कैरिका पपाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ कि 14वां सवाल है आज का कि अनिषेचित मधुमक्खी के अंडों से उत्पन्न होते हैं, मतलब अनफर्टिलाइज, क्या, अनफर्टिलाइज एग से, मधुमक्खी के एग से क्या बनते हैं, तो क्या बनते हैं, नर। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि फर्टिलाइज एग से क्या बनेंगे फिर, हैं। तो जो फर्टिलाइज एग से बनते हैं वो बनते हैं वर्कर, श्रमिक और रानी। ठीक है, तो जो श्रमिक और रानी उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, और जो नर का होता है ये कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, आप साथ में इसी में नोट कर लें। तो उसका 15 सवाल है कि मुर्गी किस आयु में अंडे देना प्रारंभ करती है, तो किस आयु में देना प्रारंभ करती है ये है 20 सप्ताह। ये 18 से 20 सप्ताह है, 20 परफेक्ट नहीं है, पर ये कभी 18 आया तो 18 से 20 सप्ताह के बीच मुर्गी अंडे देना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, और जो मुर्गी का जो नर को जो बध्याकृत नर होता है उसे क्या बोलते हैं, कैपन। क्या बोलते हैं, कैपन। इसे भी साथ में आप नोट कर ले कि मुर्गी की जो बध्याकृत नर है उसे क्या बोलते हैं, कैपन। मुर्गा बोलते हैं, जो मुर्गा है ना नर को क्या बोलते हैं, कैपन। ठीक है, तो आज का हमारा 16वां सवाल है कि सुअरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो कितने दिन का होता है, 114 दिन का होता है। तो गाय का पूछा जाएगा तो गाय का कितना है, 280 या 281 भी होता है, 281 बोल सकते हैं। भैंस का पूछेंगे कितना होता है, 310 होता है। भेड़ का पूछेंगे तो भेड़ का कितना होता है, कितना होता है भेड़ का कितना होता है, 148 होता है। और बकरी का कितना होता है, 150 होता है। ठीक है, साथ में से भी नोट करते रहें आप। तो दोहन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, दोहन मतलब दूध निकालने की विधि के बारे में पूछा जा रहा है कि दोहन की सबसे उत्तम विधि कौन सी थी, पूर्ण हस्ती विधि। ठीक है, इसमें क्या पूरे हाथों को देखा अपने घरों में कि पूरे हाथों से दूध निकालते हैं, तो वही सबसे उत्तम विधि होती है। इसमें गाय के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा 18 सवाल है कि गाय का तापक्रम या टेम्परेचर लेने हेतु थर्मामीटर लगाते हैं, तो गाय का कहाँ लगाते हैं, गुदा में। ठीक है ना, गाय का जो गुदा होता है उसमें थर्मामीटर डालते हैं तो उससे उसका टेम्परेचर का पता करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा 19वां सवाल है कि भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या है, करनाल। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम सवाल है कि भेड़ के नर बदिया बच्चे को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वेथर्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वेथर्स। और जो भेड़ का जो नर होगा उसे क्या बोलेंगे फिर, ये तो बदिया नर बच्चा है ना, तो जो नर होगा उसे क्या बोलेंगे, रैम। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लो इस वीडियो को, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट यूँ ही बना रहा। और आज का जो ये सवाल है, कल का सवाल जो हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटिव होता है, उसमें पूछा गया है कि हिडन हैंगर का संबंध किससे संबंधित है। तो जिसने हमारी वीडियो देखी है वो कमेंट कर सकता है कि इसका आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है। जिसने नहीं देखी है, जिसको इसका आंसर नहीं पता, वो हमारी प्रीवियस वीडियो 12 देखें, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए अच्छी क्वेश्चन ला रहे हैं तो प्लीज़ यार हमें सपोर्ट करें, आप हमारी वीडियो को शेयर करें। अब मैं यही बोलूँगा, और अपने कमेंट करें कि आपको क्या और किस टाइप की वीडियो से हम आपके लिए ज़रूरी उस टाइप मतलब करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।